हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीके जीएस रिवीजन क्लास। ठीक है, उसी का आज ये नेक्स्ट तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम दो वीडियो जो हो चुका है उसमें आपने हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, और दूसरा वीडियो था एंशियंट और मिडवल हिस्ट्री का पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने रिविजन किया था। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी के सारे जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में होगा। तो चलिए आज इसी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र और समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। ठीक है, और यह सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में माना था। इसमें थोड़ा सा फैक्ट होगा, इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं या पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन संघवाद का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन में कहीं संघवाद दिख जाता है तो आपको वो मान लीजिएगा कि वो गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व शब्द व्यक्तियों के मध्य भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था यानी कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुसार दिया गया है, तो 5 प्रकार की। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1976 के द्वारा, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। संविधान की प्रस्तावना के शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय रूपों, मतलब न्याय जो है 3 रूपों में शामिल किया गया। उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सम्मिलित है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए गए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से आशय है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 जो है न्याय रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का अर्थ है जो अभी ऊपर बात हुआ, ठीक है, वही रिपीट हो गया है। अब हम देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 6 में है राज्य से रिलेटेड चीजें, जिसमें 152 से अनुच्छेद 237 तक कहा गया। ठीक है, भाग 6 में राज्य से रिलेटेड अनुच्छेद 152 से 237 तक बातें कही गई हैं। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित रिलेटेड प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक बातें कही गई हैं। अब संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नई दिल्ली के संसद हाल में हुआ था, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए अपने, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया। इसीलिए गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है हर वर्ष। ठीक है, चलिए, अब कुछ प्रश्न आए थे, जैसे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है उसको कहते हैं आमुख। क्या कहते हैं? आमुख कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आमुख मतलब इंग्लिश में प्रियम्बल जिसको कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार पर है। के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा था प्रस्तावना को? संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या करना है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, से प्रस्तावना में बातें कही गई हैं, उसके प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है? उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता मिले, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें प्रस्तावना में कही गई। मिलान करने के लिए आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और भाईचारा से क्या मतलब रिलेटेड है, इसका अर्थ क्या है, इस तरीके से आ जाता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। मतलब किसी तीसरे का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। प्रजातांत्रिक मतलब लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक उसको कहा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा की बात करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो ये सारे इसके अर्थ होते हैं। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, BCDA। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। हैसियत मतलब वही प्रतिष्ठा, अवसर। ठीक है, इसकी जो है समानता की बात कही गई, मतलब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कही गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भाग 3 में जो है वर्णित मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में इसका समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया। और यह अधिकार मतलब कि कौन सा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है इसी प्रस्तावना को। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। संविधान सभा के विद्वान सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर बार बनता है। तो कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल 15 थी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान की सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुआ था। तब उस समय प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर को जब फिर बैठक हुई तो उसमें परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 1946 में 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। भारत के लिए संविधान सभा रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड। अब अगला है संविधान सभा के स्रोत, मतलब कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से कौन सी चीजें ली गई, ये सभी चीजें देखेंगे। भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बृहद लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसमें सन्निहित शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें देख लीजिए। विधि का शासन यहीं से लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया यहीं से ली गई है, एकल नागरिकता जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, और शासन के मंत्रिमंडलीय जो स्वरूप है ये भी जो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है प्रस्तावना में न्याय के मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, आदर्श और पंचवर्षीय योजना को जो है सोवियत रूस से लिया गया है। ठीक है, तो सोवियत रूस से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। सोवियत रूस यानी सोवियत समाजवादी गणतंत्र, उस समय USSR हुआ करता था, रूस को ही, तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। प्रस्तावना लिया गया है जिसमें प्रस्तावना में जो न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, आदर्श, और इसके बाद पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत हुआ था। भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित किया गया, जिससे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है संसाधमक शासन पद्धति लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई, एकल नागरिकता हो गया, संसदीय विशेषाधिकार, संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना भी यहीं से लिया गया है। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है, यहीं से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का प्रावधान यहीं से लिया गया, इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहीं से लिया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी का संविधान का क्या नाम है?
वाइमर से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मतलब इमरजेंसी से रिलेटेड ये जर्मनी से आई हैं। ठीक है, चलिए कनाडा के संविधान से अगर हम बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन की व्यवस्था यहीं से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास रहती हैं वो भी यहीं से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। रूसी संविधान से मूल कर्तव्यों का उल्लेख, ठीक है, इंपॉर्टेंट। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो लिए गए हैं ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तो उसमें क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रतिपादित करके क्रांति को सफल बनाया था। ठीक है, जिसे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णन किया गया और वहीं से उठा के भारत के संविधान में भी इसको सम्मिलित किया गया। चलिए, अवशिष्ट शक्तियों का विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों की विचार की बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। संघवाद भी कनाडा से ही लिया गया है, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें हुई। ठीक है, यूएसए से क्या क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, सदन के दोनों सदनों की बैठक, ये सभी यहीं से ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अब हम देखेंगे संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान का भाग 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या प्रावधान है। भाग 5 में संघ है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। भाग जो है 16, ठीक है, 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध किया गया है। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं हैं। भाग 15 में जो है निर्वाचन है और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इस तरीके से कुछ भाग हैं इंपॉर्टेंट, जिसको डिवीजन के। अब आगे देखते हैं पॉइंट में। केंद्र और राज्य के विषयों का विभाजन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में अंतर्गत 3 सूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिया गया, जिसमें संघ सूची का संबंध संघीय विषयों से है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, मुद्रा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले हो गया, ठीक है, रक्षा है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राफ है, आयकर हो गया, कस्टम ड्यूटी आदि जो है इस समय 100 विषय हैं। मूल संविधान में 97 विषय था। और राज्य सूची में राज्य विषय हैं जैसे शामिल है कि कृषि है, राज्यों के मध्य व्यापार हो गया, पुलिस है, मत्स्य पालन है, वन, स्थानीय सरकारें हो गई, थिएटर, उद्योग आदि जो है वर्तमान में 61 विषय हैं। मूल में 66 विषय था, तो कुल 5 विषय कम कर दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों साझे मुद्दों से संबंधित प्रावधान होते हैं, मतलब दोनों जो ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों साझे काम करते हैं मिलकर, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी आ जाता है, ड्रग्स एंड जहर हो गया, बिजली हो गया, समाचार पत्र है, आपराधिक कानून है, श्रम कल्याण है, कारखाने आदि जो है इसमें वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। मूल में 47 विषय शामिल था। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 20 जो है उसका अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रावधान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान के संशोधन करती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो 368 में है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 14 ही भाषाएं थीं। वर्तमान में इस समय 14 के अलावा अब 22 हो गया, माफ करिएगा। ठीक है, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की 11वीं सूची जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार जोड़ा गया, इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण आवासन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और अपराध रोकना, पता लगाना, जांच पड़ताल करना, अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होता है। इसमें शिक्षा, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली आदि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 के ई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परिलब्धियों का भी उपलब्ध उल्लेख है। अब भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति तत्व का प्रावधान, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 के का में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का में। भाग 5 संघ से रिलेटेड, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य से रिलेटेड, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जैसे अनुच्छेद 238 से लेकर संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित कर दिया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 का और 243 ड़ा तक। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 तक है। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं, 243 या जा से लेकर 243 या न तक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजात क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया गया, 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड 264 से 300 का तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र को भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम दिया गया, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323। भाग 14 के का में अधिकरण से संबंधित रिलेटेड हैं, 300 का से 323 खा तक, 323 का से 323 खा तक। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, 330 से लेकर 342 के बीच अनुच्छेद है। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा का उल्लेख, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण संबंधी चीजें हैं, 361 से 367 तक। भाग 20 है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 आता है उसमें। और भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सभी चीज़ें जो है भाग आपको 22 में मिल जाएंगी, 393 से 395 तक। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहली अनुसूची जो राज्य और संघ क्षेत्र से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची में भत्ता, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में उपबंध है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और सभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है, भारत के नियंत्रक के महालेखक के बारे में उपबंध किया गया है, ठीक है। तो वेतन भत्ता ये सब है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के वक्त शपथ का प्रारूप जो है किसमें है, तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बातें कही गई। सातवीं अनुसूची में क्या है, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के भी शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय प्रावधान है। आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान के मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। नवीं अनुसूची की बात करेंगे तो विशिष्ट अधिनियम और वे नियमों का विधि मान्यकरण, मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर जो है इसमें निरंतरता के बारे में उपबंध, ये 92वां संविधान संशोधन किया गया था 1950 से, उसके द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है 11वीं अनुसूची, इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की शक्तियां का प्रावधान है, ठीक है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कुल 29 विषय है। फिर 12वीं अनुसूची आ जाता है जो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया और इसमें जो है टोटल 18 विषय है। तो ये थे अनुसूचियाँ।
राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों तथा 2 संघ 7 राज्य क्षेत्र जिनमें दिल्ली व पांडिचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित करती है, जिसमें सर्वाधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 और बढ़ाया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में बढ़ाया गया, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 1985 में, फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, फिर 12वीं अनुसूची जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये 4 बाद में जोड़ी गई और मूल सूची में अगर हम बात करें मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल विदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये किस में है, 10वीं अनुसूची में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1985 के संशोधन, कौन सा संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ठीक है वाले कितने राज्य पंचायतों को जो है संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल 10। ठीक है, कितने हैं, 10, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 को पेशा के नाम से जाना जाता है और यह कानून 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के 10 राज्यों में लागू है। कौन कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में लागू है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंधित प्रावधान है, तो वो कौन सी है, तो वो 6वीं अनुसूची हो जाएगी, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 5वीं में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बातें कही गई। 10वीं में दल विदल है, दल बदल। ठीक है, 4थी में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। चलिए, और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो भाग को भी याद रखना है। भाग 2 जो है आपका नागरिकता हो जाएगा, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राजनीतिक निदेशक के तत्व हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है, तो वह कौन सा है, तो वह 5वीं अनुसूची, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। चलिए, इसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। चलिए, अब हम देखेंगे पॉइंट 4, जिसमें संविधान सभा की प्रमुख समितियां और प्रमुख आयोग और समितियां हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। ठीक है, तो योजना नीति आयोग की शुरुआत कब से हुई, 1 जनवरी 2015 से। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में, और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका इंग्लिश में नाम दिया गया। यह क्या है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता इसकी करेंगे, मतलब अध्यक्ष बनेंगे, और यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ समितियां उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जो है भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन उद्देश्य से गठित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृत होती है, इसलिए सरकार के लिए जो है बाध्यकारी नहीं होती। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया, जबकि 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में अभी ऊपर बताया, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। यह एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान में रखिएगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था वर्तमान अवस्थाओं के अनुसार कर, आय को
वितरित करने के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है क्या किया गया, गठन किया गया। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में निहित प्रस्तावों के विचार ऊपरी पुनर्गठन की योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो उनका नाम है H.C. मुखर्जी। ठीक है, जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। H.C. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। और पट्टाभ सीतारमैया जो थे संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के मुंशी कौन थे, तो संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन जाएगा। ये बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम क्या है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। और इस समिति के सदस्यों की संख्या देख लीजिए। इसमें पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष बनाए गए, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे जो कि इन्होंने बाद में BL मित्र का स्थान लिया, टी कृष्णरामचारी थे, इन्होंने वर्ष 1949 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो इस तरीके से चलिए, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, स्वर्ण सिंह समिति, या फिर अयंगर, या फिर ठक्कर आयोग। तो इसमें हो जाएंगे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति जो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को प्रावधानों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। और बलवंत राय मेहता जो थे इन्होंने पंचायती राज से संबंधित जो है समितियां के अध्यक्ष थे। अयंगर समिति जो था इनका संबंध केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से था। और ठक्कर आयोग जो थे ये इंदिरा गांधी हत्याकांड से रिलेटेड है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो वो था अनुच्छेद 315। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सिफारिश कब की थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सिफारिश किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त पंचायतों के सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति आई, इन्होंने द्विस्तरीय का सुझाव दिया। 1985 में GV.K. राव समिति आई। 1986 में डॉक्टर LM संघवी समिति जो कि सभी पंचायती राज से संबंधित है। अब देखेंगे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के काम में है। ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद अब इसको 300 के का में इसे केवल एक विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसे सोवियत रूस से लिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 51A के C में क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखें, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 51 के D की बात करें तो देश की रक्षा करने का प्रावधान। 51A के E में क्या है, तो भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 51A के F में क्या है, तो हमारी समग्र संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परीक्षण करें। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके क्या है मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 46वां संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां
मौलिक कर्तव्य 51A के में जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि 66वां संविधान संशोधन था। यह उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे, ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी तरह के अन्य बलात्श्रमों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालकों को कारखानों, खानों तथा अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन से निषेध किया गया। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों में कानूनी प्रतिबंध होते हैं तथा इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है, वे स्वचालित रूप से लागू होते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। इनकी संख्या कितनी है? टोटल 6 है, ठीक है। वर्ष 2002 से भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। मूल रूप से संविधान में कितने थे? तो मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। उसमें देखें तो समता का अधिकार आ जाता है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 30, 29, 30। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 29 में है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो यही मूल 7 अधिकार थे, मूल अधिकार थे 7, जो कि जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो किया गया, मूल अधिकारों से हटाकर इसको संविधान के भाग जो है किसमें 12 में अनुच्छेद 300 का, ठीक है, अनुच्छेद 300 के का में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब टोटल कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं मूल अधिकार। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ले लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अभी यह क्वेश्चन आए हुए हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सी स्वतंत्रता का? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 है। तो अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। अब ये अभी बातें हुई। समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 है, 19 से लेकर 22 है। शोषण के विरुद्ध 23-24 हो गया। धर्म स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। संस्कृत शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। चलिए अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षण कौन करता है इसमें से? तो अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षण की जब बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा किसमें? अनुच्छेद 29 में आ जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 29 में आ जाएगा। अनुच्छेद 30 में जो है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। चलिए इसमें से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो ये आपके मौलिक अधिकार से आता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग में वर्णन है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और ये रिट जो है 5 प्रकार की है। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाता है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा का प्रावधान। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जब आदेश देता है कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो इसका अर्थ शाब्दिक है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिसको आपने बंदी बनाया हुआ है, ठीक है। यह रिट सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से विरुद्ध जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कहाँ से लेगा? तो ये मूल अधिकार कहाँ से है? अमेरिका के, तो यूएस से हो जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो कि कहाँ से मतलब किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है, या आ में रखा गया है, या का में रखा गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल ये मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता
अखंडता एकता की रक्षा करना, ये भी। चलिए, तो आंसर क्या है, ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अभी देखा जाए तो कितने हैं वर्तमान में, 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। चलिए, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए। कहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं, तो यहाँ भाग दिया गया, ठीक है। तो भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 के का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 के का में मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए, तो उस समय मूल कर्तव्य सम्मिलित किया गया था 10। अभी एक 2002 में जोड़ा गया तो 11 हो गया वर्तमान में, लेकिन उस समय जोड़ा जब गया था तो 10 ही को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सिंह समिति की अनुशंसा पर 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 11। अभी भी 11 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए, तो 11 हो जाएंगे इसे ओवरऑल, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी बातें हो गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन। इस पर भी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पॉइंट है नया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 में है ये, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो 36वां में क्या है, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगा, ठीक है। 37 में है कि भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों जैसे विधि बनाते समय लागू करें, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का क्या है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह अंतर स्थापित किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध उपबंध। अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह सूची मजदूरी। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों से प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 41 क्या है, तो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन संविधान में 97 संशोधन किया गया 2011 के द्वारा, इसको स्थापित किया गया। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा 44। अनुच्छेद 45 क्या है, तो 45 में है प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रहे थे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको स्थापित किया गया। अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण है, ठीक है, संवर्धन है, वन्य जीव की रक्षा है। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके क्या नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया, इसकी अवधारणा आई है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 के तहत पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्य के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपका समाजवादी सिद्धांत पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो उसमें 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से 47 आता है। इसमें देखिए 44 नहीं आता है और एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, और 44 दिया रहेगा, 44 आप लगाएंगे, क्योंकि 41, 42, 43, 43 से 47 आता है।
गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40 आता है, 43 आता है, ठीक है। यहाँ का जो 43 है यहाँ पर भी आता है। अनुच्छेद 43 बी आता है, इसमें देखिए 43 ए आता है। तो गांधीवादी सिद्धांत में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 46, 47, 48 ये सभी गांधीवादी सिद्धांत है। उदार बौद्धिक सिद्धांत में अनुच्छेद 44 आता है, ठीक है। सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 नागरिक सिविल संहिता है, जो कि ये आता है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51 आता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये सरकार के लिए नैतिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध लगाते हैं। ये सभी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब कुछ नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में बातें हुई, 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, 44 में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है, 49 में जो है कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और संस्थान की रक्षा करना है, 50 में क्या है, लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, कदम उठाता है, 51 ये घोषणा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये जो है प्रयास करते हैं, असमानताओं को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, और नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद जो 39D है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपातकाल जर्मनी से, प्रस्तावना मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। इनमें से कौन से वह आदर्श हैं जिन राज्य को नीतियों निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? तो उसका नाम है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया था, ठीक है। 43 का में उद्योग और अन्य उपक्रमों में कर्मकारों की भागीदारी को जोड़ा गया। 48 का से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा जोड़ा गया। तो ये सभी एक साथ जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से मिलता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर मदद करता है, और इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो महिलाओं पर काम के अवसर प्रदान करना या फिर सशक्त बनाना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करना, ठीक है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। क्या? जब आप उन्हें शिक्षित कर देंगे तो खुद हो जाएगा। चलिए, अब आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के गणराज्य का प्रमुख है, और यह कार्यकारी नाम मात्र प्रमुख तथा देश का प्रथम नागरिक है। यह भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यही कारण है कि यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों की सलामी लेता है, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो उस दिन सलामी किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुदुचेरी सहित के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति देती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विभिन्न अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 54 तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा तब कर सकता है जब पूरे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, अर्थात दिवालियेपन की स्थिति आ गई हो, राज्य या देश ली गई उधारी को चुकाने में असमर्थ हो गया हो। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है।
अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित यानी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा अगर की गई हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा है, 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है, 354 में जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध का लागू हो जाता है। अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 की अगर हम बात करें तो राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो 356 के तहत लगता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 357, तो 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग होता है 357 के तहत। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 358, तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी लगता है। संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी का वर्णन है। पहला अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 360 के तहत मोटा मोटा याद रखिए वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार प्रश्न आए हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होता है, तो ये राष्ट्रपति के पास ही होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, तो 12। आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अनुच्छेद 80 का के तहत इसको ये अधिकार प्राप्त है। चलिए, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 में ये बातें कही गई हैं। चलिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये 6वें राष्ट्रपति थे। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कब से कब तक इनका कार्यकाल था, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। और 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 ये किसको कहा जाता है, तो वो है क्षमादान। ठीक है, आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्षमादान। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने का क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को जैसे 10 साल की सश्रम कारावास दिया गया और राष्ट्रपति उसे 5 साल तक के लिए बदल देता है तो इस तरीके से जो है क्षमादान कर सकता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है। चलिए, रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के हैं, तो रामनाथ कोविंद जो है 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की प्रथम आदिवासी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रीय प्रतीक एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। संविधान सभा 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, सफ़ेद केसरिया गहरे रंग का होगा, सफ़ेद पट्टी गहरे नीले रंग का चक्र है जो अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से लिया गया उपन्यास और राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र 24 तीलियों वाला चक्र है जो मनुष्य के 24 बहुमूल्य गुणों को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों केसरिया श्वेत हरे रंग से बना जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है झंडे का, ये भी ध्यान में रखिएगा।
भारतीय ध्वज में केसरिया सबसे ऊपर, मध्य में सफेद और हरा सबसे नीचे है। लगभग मध्य में श्वेत रंग अशोक चक्र स्थित है। ठीक है। जन गण मन की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय गान है, याद रखिएगा। इसे भारत के संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और इसे के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है या टैगोर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 अनुपात में रहता है। केसरिया सफेद हरा रंग, नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राज चिन्ह तो इसमें सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक की लाट है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान तो जनगण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस सर्वप्रथम राष्ट्रगान ये गाया गया था, जनगण मन। गान में लगभग 52 सेकंड लगता है। प्रथम और अंतिम पंक्ति जो है 20 सेकंड का। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे भारत है, वंदे मातरम है, माफ करिएगा, वंदे मातरम है। आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे तो ग्रिगोरियन कैलेंडर अपनाया गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पाओ क्रिस्टाटुस इसका नाम है। राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे भारतीय तिरंगे में ध्वज जो अशोक चक्र है इसका रंग कौन सा है? तो गहरा नीला पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, ये याद रखिएगा। अनुपात इसका कितना? 3:2 है। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में। और इसकी अभिकल्पना तो पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय झंडा दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई देखो अनुपात, ये भी अनुपात पूछ लिया गया, तो इसमें 3:2 हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 3:2 सही, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अब इसमें इसका जो रंग है उसके कुछ प्रतीक है। जैसे केसरिया रंग है तो जागृति एवं शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ठीक है, सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में किस फल को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? तो राष्ट्रीय फल किस क्या है? तो आम है। ठीक है, तो आम हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1950 में इसको अपनाया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, फलों का राजा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल पुष्प या फूल कमल और राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है भारत का। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कहाँ पर इस समय है? तो सारनाथ के संग्रहालय में इसे सुरक्षित किया गया है। मूल स्तंभ में 4 सिंह है, ये भी पूछ लिया जाता है, जो एक दूसरे की पीठ की ओर किए हुए बैठे हैं। एक ही पत्थर को काट कर ये बनाया गया है। सिंह स्तंभ के ऊपर जो है कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ का राज्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था। अब कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के नागालैंड राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध है। 371 खा असम राज्य से संबंधित है। 371 गा मणिपुर राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान है। 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शर्त प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ध्यातव्य है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 और 35A में वर्णित जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जो उस वर्ष विशेष सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय और कर्मचारी होंगे। इसे बातें कही गई। ठीक है, मेन देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 339 का डबल ए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, इसका प्रावधान करता है। इस प्रावधान को बाल कृष्ण समिति के सुझाव पर संसद ने 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया था। अन्य प्रमुख अनुच्छेद तो अनुच्छेद 38 तो राज्य के लोक कल्याण अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था, ये आपका आ जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, इसके बारे में बातें हो गई हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की बात करें तो
153 में क्या है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। भारत संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो 14 भाषाएं थीं। बाद में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा तथा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। टोटल मिला के 22 हो गया। भारतीय संविधान का भाग 17 जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है, इसमें 343 का में उल्लिखित संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय के रूप में उपबंध करता है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायाधीश से रिलेटेड है। भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान और उसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेगा और वही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब अनुच्छेद 75 के 1 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो यह भी प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब बस प्रश्न देख लेते हैं। धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो 343 जो है ये आपके भारतीय राज्य की संघ की राजभाषा है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 17 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। 343 में संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राज्य की भाषा अनुच्छेद 345 में है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी कराने पर जो है प्रतिबंध लगाता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा। ठीक है, जिसमें मानव के क्या है क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर जो है क्या है प्रतिबंध लगाता है, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 23 जो कि मूल अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों आदि में 14 वर्ष तक की बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 14 में है। 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, कानून के अगर हम देखा जाए तो यहाँ 14 में व्यवस्था किया गया है कि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र किसी भी विदेशी व्यक्ति को विधि कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यह समता का अधिकार ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण जो लिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है, तो ये आपको भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कुल नागरिकता। अब भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से होती है। जन्म से होता है, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि के अर्जन के द्वारा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है। 300A जो है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि संपत्ति के अधिकार है, जो कि एक मूल अधिकार अब नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले। इसी में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1) के चा को
मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में किस पहलू से लागू है? तो 324 से 329 चुनाव से रिलेटेड है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर वर्णन है? तो भाग 15 में वर्णन है इसका, और एक स्थायी निकाय है, ठीक है, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना तय करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? 343 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 243 जो है पंचायती राज प्रणाली से। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब संसद से रिलेटेड देख लेते हैं बातें। संविधान के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम यानी गणपूर्ति हेतु सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग निर्धारित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इस प्रकार लोकसभा में बैठक के संचालन के लिए कम से कम 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा में बैठक के संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, तभी बैठक होगी। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 79 में यह उपबंध है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा और संसद के ऊपरी सदन का अध्यक्ष होता है। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहली बार गठन 1952 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 80 है ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। और इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। इनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों को मनोनीत किया जाता है। यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। रुक्मणी देवी जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। 1952 में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद रखिएगा। 1956 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद 93 जो है ये लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लोकसभा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों का परिवर्तन कर सकती है? तो वो अपना संसद है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन से आरंभ किया जा सकता है, किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, और मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं? इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो दिया गया संसद विधायी मतलब कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल बजटीय कार्य जैसे। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये जो है संसद का काम है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, भी सही है। ठीक है, संसद के कार्य देख लीजिए क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम में मिल जाएंगे। तो संसद के कार्य क्या है, संसद के कार्य क्या नहीं होता है, इस पर आपको जरूर ध्यान। तीसरा कार्य है संसद में संविधान यानी कि संशोधन शक्ति में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का भी अधिकार। तो ये भी कार्य है। चौथा कार्य है संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं। गलत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदारी है, भी गलत। मतलब कि ये जो है संसद का मेन कार्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संसद के पास न्यायिक शक्तियां हैं। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, न्यायिक कार्य नहीं है, यही लिए कार्य नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसके लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा में कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए।
जबकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु, तो अभी ऊपर बात हुई 25 वर्ष। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय संसद भाषण में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि है, ठीक है। यानी कि शून्यकाल जो होता है 12 से 1 के बीच में दोपहर में होता है, और 11 से 12 जो होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा की जब बात करेंगे, उसकी अध्यक्षता की बात करेंगे, तब आप उपराष्ट्रपति लगा दीजिएगा। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अनुच्छेद 63 के अनुसार होते हैं, ठीक है। संविधान में दिया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार भी नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अब राज्यसभा के लिए अगर देखा जाए न्यूनतम आयु, तो आप 25 मत मारिएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 वर्ष है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, और ऐसी कोई अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो और वो धारण करता हो, ठीक है। तो ये राज्यसभा के बारे में है, तो 30 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष है। तो ये था पॉलिटी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, रिवीजन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ शेयर करना भी आपका ही काम है। तो ये 3 काम आप कर लीजिएगा। और आज का वीडियो है फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या नेक्स्ट रिवीजन में। तब तक के लिए थैंक यू।